Assalamualaikum. I am Rimsha Nawaz, student of fourth year MBBS in AJKMC, and I'm a part of JKMSF as a head of Health Education Awareness Department. So today's session is about mental health awareness specifically for medical students. सबसे पहले तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो लीव एप्लीकेशन पे ये मेंशन करते हैं कि मुझे कोई मेंटल इशू है, इस वजह से मैं कल नहीं आ सकता. Literally no one else can mention that. So let's just break the stigma and talk openly about our mental issues. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is mental health basically. तो इसमें तीन चीजें आती हैं: your social functioning, your psychological functioning, your emotional functioning. इनमें से अगर कोई एक भी कंपोनेंट कम या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो आपकी थिंकिंग को अफेक्ट करेगा. And when your thinking is not positive, obviously your actions will not be positive. And as a doctor, हमारी पेशेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारे हाथ में होती है. So we should focus on that. So moving on, we have Dr. Iqbal Khan with us. He's doing FCPS in psychology, and he's currently working as psychiatrist, EMDR and CBT therapist in BMC Koita Hospital. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक-ठाक? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. एंड अगर आप जी, परमिशन दे तो शुक्रिया। मैं ये सेशन शुरू करूं. और आपका भी शुक्रिया। जी, बिल्कुल, आप स्टार्ट ओके सर, जैसे कि आपको पता है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस इश्यूज. रिसेंट डाटा के मुताबिक ओवरऑल जी, वर्ल्ड में मेडिकल स्टूडेंट्स में 35% मेडिकल स्टूडेंट्स में सुसाइड आइडिएशन पाई जाती है. सो डिफरेंट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट. सबसे जो मेन फैक्टर है जिसको मैं सबसे जी, पहले डिस्कस करूंगी वो एजुकेशन बर्डन है. एज अ एवरेज मेडिकल स्टूडेंट्स हम डेली 2 to 4 आवर्स स्टडीज को देते हैं और असेसमेंट और प्रॉफ के करीब 12 to 14 आवर्स सब देते हैं. उस ऑब्वियसली इतना टाइम कंटिन्यूसली कोई स्टडीज को नहीं दे सकता. बीच में हमें थोड़ा बहुत गैप की जरूरत होती है, थोड़ा मेंटल रेस्ट की जरूरत होती है. लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो हमने रेस्ट का टाइम रखा होता है उसमें फुली रिलैक्स्ड नहीं हो पाते. उसमें भी हमें यही थॉट्स होते हैं कि इतना टाइम है, इतने टॉपिक्स हैं, या वी जस्ट ओपन योर आवर फोन्स and just scroll on social media and waste a lot of time. So sir, मेरा फर्स्ट जी, क्वेश्चन बिल्कुल। ये है कि उस फ्री टाइम में हमें ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हम फुली रिलैक्स रहें और अपने आप को इस फोन की एडिक्शन से बचाएं, और ताकि हम अपनी स्टडीज पे वापस सही से फोकस कर पाएं. अच्छा डॉक्टर रिमशा, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। इसमें आपने कहा कि जो बर्डन, जो एजुकेशनल बर्डन होता है उसकी वजह से स्टूडेंट, ख़ासकर मेडिकल स्टूडेंट, स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं। बेसिकली ज़रूरी ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए। ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो नॉर्मल होते हैं स्टूडेंट में, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे बाकी स्टूडेंट हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मैनेज करते हैं। उसके लिए बेसिकली उनको दो चीज़ों पे काम करनी चाहिए: टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट है वो सारे साल के लिए वो एक टाइम फ्रेम डेली बेसिस पे बनाए कि उसने डेली बेसिस पे जो है कौन कौन से काम करने हैं, कितने घंटे उसने पढ़ने हैं। स्लीप के लिए उसका अपना टाइमिंग हो, खाने पीने और दोस्तों से मिलने के लिए उसका अपना टाइमिंग हो। 4 से 6 घंटे वो रोज़ाना पढ़ाई करे। तो इस तरह उसका जो टाइम मैनेज होगा तो उसका जो एजुकेशनल बर्डन है, जो कि एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है मेडिकल फील्ड को इवन छोड़ना चाहते हैं, वो थक जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वो पूरे साल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे एक कोई टाइम मैनेज करें, तो उसके लिए ये बर्डन बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत बात लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा बताऊं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। इस पे किसी और दिन बात कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो स्ट्रेस है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। तो उस स्ट्रेस से को कम करने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए ख़ुद को मैनेज करना है। उसमें ख़ुद मैनेज करने से वो स्ट्रेस ख़ुद मैनेज हो जाएगा। मसलन एक नींद बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स
डेली नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। इससे स्ट्रेस बहुत कम होगा। अगर नींद कम होगी, 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे नींद होगी, तो स्ट्रेस जो डेली स्ट्रेस है वो आपके और बढ़ जाएगा डेली स्ट्रेस, उस वजह से कि आपकी नींद पूरी नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज है, जनरल एक्सरसाइज, वॉक आप जिसे कहें कि आप शाम के वक्त या जो सुबह के वक्त 30 to 40 मिनट 6 डेज़ में रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करें। इससे जो है इंसान के अंदर स्ट्रेस का जो इम्पेक्ट होता है वो कम होता है। उस बंदे में कुछ जो मेडिकल में आप लोगों ने खुद पढ़े हैं, एंडोर्फिन वगैरह वो ज़्यादा होते हैं, जिससे जो है बॉडी में पेन वगैरह कम हो जाता है। एक और एक्सरसाइज है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्ट्रेस को कम करने के लिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। जो ज़्यादातर मैं लोगों को बताता हूँ वो ये है कि वो किसी अकेले कमरे में किसी चेयर पे बैठ के 8 सेकंड नो से इनहेल करें, सांस लें, और फिर 7 सेकंड के लिए सीने में उसको बंद रखें, और फिर 4 सेकंड के लिए वो एक्सहेल करें। इस तरह 8 7 4 ये एक साइकिल सुबह के टाइम एक नशस्त पे 3 से 4 दफ़ा करें, फिर शाम के वक्त किसी नशस्त में जो है 3 से 4 दफ़ा करें। इससे 2 वीक्स में बहुत इम्पेक्ट होगा, इससे स्ट्रेस बहुत कम होगा। एक दूसरा है जो कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये तो हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। स्ट्रेस में होता ये है कि बॉडी के मसल्स में टेंशन क्रिएट होती है, उस टेंशन से बंदे को स्ट्रेस फील होता है। तो उसको कम करने के लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, जिसमें ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि जो हैंड्स है, फोर आर्म है, आर्म्स है, शोल्डर है, इस तरह चेस्ट, एब्डोमेन, थाई, लेग्स और फीट, इस तरह वो प्रोग्रेसिवली हैंड से शुरू करें। 5 से 7 सेकेंड तक उसमें मसल्स में, जो हैंड के मसल्स है उसमें टेंशन क्रिएट करें, फिर 10 to 15 मिनट्स उसमें रिलैक्स करें। तो वो दोनों दफ़ा जो है उसको, उसकी पूरी सोच उस टेंशन और रिलैक्सेशन पे होनी चाहिए। इस तरह फिर आर्म्स, शोल्डर, इस तरह प्रोग्रेसिवली चलते जाएं, पूरी बॉडी की मसल्स को टेंस करें, रिलैक्स करें, टेंस करें, रिलैक्स करें। इससे बहुत सारा टेंशन रिलीज़ होगा, स्ट्रेस रिलीज़ होगा। एक और है जो माइंडफुलनेस एक टेक्निक है, अगर उसमें ये भी स्ट्रेस मैनेज होता है। ज़्यादातर स्ट्रेस में बंदे की ओवर थिंकिंग हो जाती है अपने जो स्ट्रेसर के बारे में। तो माइंडफुलनेस जो अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन में लाना, मतलब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ पड़ी है, कौन कौन सी आवाज़ आपको आ रही है, टेम्परेचर कैसा है, कैसी आवाज़ें आ रही है और किस तरह आवाज़ें आ रही है। यहाँ पे जजमेंटल नहीं होना है, बाकी आपने चीज़ों को परसीव करना है। इस तरह आपका फोकस करंट सिचुएशन पे होगा। आप जिस स्ट्रेसर के बारे में सोच रहे हैं उससे आपकी तवज्जो हट जाएगी। एक और टेक्निक्स है जिसे हम लोग EMDR में यूज़ करते हैं, जो ख़ासकर ये जो ट्रामे से गुज़रे हुए लोग हैं उनके लिए है, लेकिन ये वैसे बाकी स्ट्रेस डेवलप्ड होता है या एंजाइटी डेवलप्ड होती है उनके लिए भी है। उसमें है सेफ़ प्लेस। सेफ़ प्लेस में ये होता है कि कोई भी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे हर वो चीज़ मौजूद हो जिसे आप उस इन्वायरमेंट में चाहते हैं। जैसे कि किसी दरिया के किनारे बैठ के वहाँ ग्रीनरी हो, फूल हो, परिंदों की आवाज़ें हो, पानी की जो कुछ आवाज़ आ रही हो, और थोड़ा सा जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो हो। ये चीज़ें आप रियल में भी इमेजिन कर सकते हैं, और ये आप अपना भी बना सकते हैं, और इसे आंखें बंद करके वहाँ पे हर वो चीज़ महसूस करें जो आपको खुशी देती है, और इससे आपका बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस रिलीज़ होगा। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वहाँ पे इन चीज़ों को देख के आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर कोई दोबारा सीखना चाहता है तो मैं उनके लिए रेडी हूँ, को बताना चाहूँगा। लेकिन ये है कि नॉर्मल चीज़ है स्ट्रेस, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, बहुत सारे तरीके मौजूद है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, इससे 2 हफ्ते करने के बाद हर एक को पता चल जाएगा कि स्ट्रेस का इम्पेक्ट उस पर कितना कम हो गया है।
तो होप कि आप लोग अंडरस्टैंड, जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट चाहे बाकी स्टूडेंट है, वो समझ गए होंगे। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हम कैसे अपनी जो है ना रिलैक्समेंट पे हम कैसे फोकस करें, मसल रिलैक्समेंट की सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। सो मूविंग ऑन टू माय सेकंड क्वेश्चन, एज यू ऑल नो कि अब जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। 5-6 साल की मेहनत करने के बाद भी हमें कोई जॉब श्योरिटी नहीं होती कि इसके बाद हमें जॉब मिलेगी। वैसे तो लोगों का परसेप्शन ये है कि भाई हाँ डॉक्टर बन गया तो अब इसके मजे, बट वी ऑल नो कि हर स्टेप के बाद एक समंदर है हार्डशिप्स का। एंड यस, हम अपने सीनियर से ये बातें भी सुन रहे होते कि आगे मेरिट मैटर नहीं करता, रेफरेंस मैटर करता। तो ये सब चीजें आपको एक मेंटल स्ट्रेस में कंटिन्यूसली हम इनकी वजह से स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। तो सर, माय क्वेश्चन इज के हाउ टू अवॉइड सच नेगेटिव थॉट्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन आवर टारगेट। ओके, अच्छा, आपने सवाल मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में, कि हम किस तरह स्टॉप करें उस यस चीज़ सर, को यस कि सर। हम लोग उस जो फ्यूचर के बारे में है सोच रहे हैं। ठीक है, देखो, एक फ्यूचर तो वैसे पता नहीं होता। अगर आप बात करें कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के आप श्योरिटी ले सकते हैं, तो कल का भी पता नहीं होता, तो परसों का भी पता नहीं होता। वो तो एक बख्ती कहें या हमारे मुल्क के हालात जिस भी वजह से हैं, जैसे भी है, वो तो है वो। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ पे ये फोकस करेंगे, अगर आप कोई स्टूडेंट फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, और वो ये सोचे कि मुझे 1-2 साल के बाद जॉब नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तो उसको हम इलॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, इलॉजिकल थिंकिंग या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कि आपने एक चीज़ अभी से सोची है जिसका आपको आगे पता भी नहीं कि क्या उस तरह होगा भी कि नहीं, और उस यहाँ आपका जो करंट प्रेजेंट सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके फैमिलीज के साथ या काम करने की जो आपकी ताकत, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। यस सर, और आप ऑब्वियस। इररिलेवेंटली उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है। ये चीज़ आप 2 साल के बाद चीज़ आ रही है और आप अभी से उसके बारे में सोच रहे हैं कि अब वो चीज़ मैं कैसे हैंडल करूँ। तो ये इलॉजिकल थिंकिंग है, इसको कम करना चाहिए बिल्कुल। एक तो बहुत सारी वजूहात होती है, बहुत सारी जो थिंकिंग है, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारी सोचता है चीज़ों के बारे में, ये क्या हुआ, वो क्या होगा। इसी तरह ओसीडी की थॉट्स हैं, उसमें भी थिंकिंग होती है। अगर कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या कोई ऑनगोइंग स्ट्रेसर की वजह से थिंकिंग नहीं है, तो ये थिंकिंग की थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो जाती है। नॉट चीज ये है, तो ओवर थिंकिंग के लिए भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं। माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप करंट चीज को देखते हुए आप उसको महसूस करें, उस पर सोचें। जैसे मैं अभी एक अपने डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, तो मैं सोचूं कि आज मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आसपास क्या हो, और मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, क्या कौन सी आवाज़ें मुझे आ रही है। करंट जो सिचुएशन है, अगर मैं उस पे सिर्फ 10 मिनट सोचूं, तो मेरे जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म हो जाएगी, और यहाँ मैं बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन में लेके आऊंगा। ठीक है, इसको डिस्ट्रक्शन के तरीकों से भी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप जाएं दोस्त से मिलें, आप जाएं एक कॉफ़ी टी ले लें, आप जाएं कोई ड्रामा देखें, कोई कोई एक और चीज़, कोई और काम करें। ठीक है, जो आपके लिए अवेलेबल, एक्सरसाइज पे निकलें, और किसी और चीज़ में अपने आप को एंगेज करें। हो सकता है कि उस चीज़ में एंगेज होने के बाद आपकी थिंकिंग जो है आप उस वो ओवर वापस थिंकिंग से पॉजिटिव हो डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस जाएंगे। चीज़ के बारे में। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन टेक्निक। और एक, आप कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। जितनी ओके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, उतना ही आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ओके। स्किल में आपको अपने आप का पता होना चाहिए, आपके अपने आप कॉन्फिडेंस का पता होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीजें हैं जो आप इसको जैसे कम्युनिकेशन स्किल आप बता सकते हैं, उससे आपकी थिंकिंग ठीक हो जाएगी। और ओके। साथ में सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप हर चीज को, कुछ चीजों को जो है आपने एक्सेप्ट कर, जब आप एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं तो बहुत सारे
आपके थॉट्स कंट्रोल में हो। तो ये सेल्फ, अगर एक एक चीज़ भी है कि आप सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जाहिर सी बात ये चीज़ें चलेगी, जॉब इनसिक्योरिटीज होगी, लेकिन जॉब से इनसिक्योरिटी हर जगह होती है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी ज़्यादा है, खासकर मेडिकल फील्ड। पाकिस्तान में फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आप सोचें कि अगर मेरे पास जॉब नहीं होगा तो मैं CMCPS, FCPS, MD, MS, डिप्लोमास में ज्वाइनिंग दे दूंगा तो मुझे पे हम्म। मिले, या प्राइवेट में जॉब करूंगा तो मुझे पे मिले। आप अल्टरनेटिव्स पे भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी चीज़ को लेके अपने फ्यूचर। ओके सर, तो ये सर ने बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये सबसे पहले हमें प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्ट के बाद डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए अपनी ओवर थिंकिंग को बाय इन्वॉल्विंग इन अदर एक्टिविटीज, एंड ऑफ कोर्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। तो सर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें मैं मूव करती हूँ। सर, इन आवर मॉडर्न प्रेजेंट टाइम, because of our overall environment in our medical colleges, we waste a lot of our time in involving in by involving in political activities and relationships that is constantly destroying our mental and physical health. And unfortunately, the prevalence of substance abuse among medical students in Pakistan is increasing day by day. So, sir, tell us some such personality traits that we can develop to so that we avoid such negative activities and improve our mental as well as physical health. ठीक है। असल में जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है, उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ये मौजूद, इनके सॉल्यूशंस मौजूद। मसलन अगर प्रायोरिटीज बेस आप चीज़ें रखें, ठीक है। आप यहाँ, अगर मैं सी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी मैं कंप्लीट। और दूसरी चीज जो मैं कर रहा हूँ उसका मैंने कंसिक्वेंसेस का सोचना कि जी, उसका यस। बाद में क्या इम्पेक्ट होगा मेरी लाइफ में, मेरे फ्यूचर पे क्या होगा, ठीक है। जी, तीसरी चीज ये होती है कि उस चीज से आपकी अपनी पर्सनल की ग्रोथ होगी। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, कम होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या impact। जब हम रिजल्ट और फ्यूचर कंसिक्वेंसेस सोचेंगे तो हम इन चीजों को करने से कतराएंगे, को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जी, जी। रिलेशनशिप बुनियादी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिलेशनशिप ना, एक नॉर्मल चीज़ है। रिलेशनशिप को नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लोगों के साथ, अब अगर एक बंदा जो है वो 10 15 20 लोगों के साथ उसके उठना बैठना है और उसका पूरा उसकी पर्सनल लाइफ भी सोशल, बाकी जो फैमिली के साथ कॉलेज के साथ लाइफ पूरी, तो एक लिमिट के में रहते हुए रिलेशनशिप बहुत लाजमी होता है। बंदे को आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव ग्रोथ वाली होनी चाहिए। अगर उस रिलेशनशिप से अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, जिसका इम्पेक्ट नेगेटिव ही होगा इंसान की पर्सनल ग्रोथ पे, यस तो सर, उसे यस अवॉइड सर। करना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज होती है वो अक्सर आमतौर पर जो है वो कुछ लोगों का काम, उसमें आप बिल्कुल पॉलिटिकल में बहुत सारी आपकी influence वहाँ पे होता है, लेकिन उसका लिमिट होना चाहिए। इस तरह लिमिट के जो पॉजिटिव चीज होगा आप उसमें उसके साथ, जो नेगेटिव चीज होगा क्लियरली आप उसको अवॉइड करें, या क्लियरली उसको बता दें कि ये चीज नेगेटिव है, मैं नहीं करूँ। मुझे क्लास के टाइम में क्लास नहीं होना चाहिए, मुझे क्लास के टाइम में कोई किसी पार्टी के नाराबाजू में नहीं होना चाहिए, मुझे जो है स्टडी के टाइम स्टडी करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम में पॉजिटिव एक्टिविटी है तो जाकर उसमें बैठूंगा, उसमें मेरी ग्रोथ हो जाएगी। तो लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन को क्रॉस करके कोई करता है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी पर्सनल हम्म। ग्रोथ पे, सोशल ग्रोथ पे, स्टडी पे, फ्यूचर पे, तो नेगेटिव। तो जब गंदा ऑर्गेनाइज होगा, टाइम मैनेज होगा, तो इन्हें इन चीज़ों की जो है उसकी ज़िंदगी का कोई वो इन चीज़ों में अपने आप को ज़ाया होने से बचाएगा। हाँ, यस पर्सनल सर। ग्रोथ होती है हद, लेकिन अगर वो चीज़ हद से ज़्यादा हो तो अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, यानी कि जी। ओवरऑल वी रीच के एट द रिजल्ट की
आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखें कोई भी काम करने से पहले, और अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करें, बिल्कुल। और बैलेंस, हर चीजों को जी बैलेंस में लेके बिल्कुल, बस चलें, यही रिलेशनशिप को चीज। बैलेंस में लेके चलें। जी। सो सर, लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है अबाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हम्म, और मैं अगर बहुत ओपनली डिस्कस करूं सर, तो वी नो कि बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन एंड एग्जाम सिस्टम, इट इज ऑफनली सीन दैट स्टूडेंट्स हु study intensely just right before their exams achieve more effective results compared to those who study constantly throughout the year, because of several factors. Yes, different factors contribute that, and that lead to decrease the confidence level of students. बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है सर कि लोगों का बिहेवियर, कुछ लोग कोऑपरेटिव स्टडी से ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टडी को प्रेफर करते हैं, और अपनी बातों से वो दूसरों को डिग्रेडेड फील करवाते हैं. सो how to protect yourself from the negative energy of others and to increase our self confidence level. अब देखो, इसमें आपने दो चीजें बताई, एक नेगेटिव जो एनर्जी है दूसरों की, उसे Yes, कैसे sir. अवॉइड करें, और दूसरी बात आपने की कॉन्फिडेंस को आप किस तरह बढ़ाएं। Yes, sir. सबसे पहले ये बात, चीजें होती है। आप देखो, नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव लोगों के पास आप है कैसे, आपके क्लास में हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके रूममेट्स हैं, कौन से लोग? सबसे पहले उनको मतलब ढूंढ निकाले कि वो कौन से लोग हैं जो नेगेटिव है। Identify ठीक है। them. दूसरी बात ये है कि आप, हाँ, लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी किसी और को चेंज नहीं कर सकते। चेंज होना है आपने खुद। Yes, sir. आप खुद चेंज नहीं होती तब तक दूसरों के पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करती। ठीक है। आपको सबसे पहले अगर लोगों के साथ बैठोगी, उनके साथ आपके लाइफ होगी, आप ये बेस्ट नहीं है। आप उनको सबसे पहले आपको जिन लोगों के देखें कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो स्टडी वाले हैं, या वो पॉजिटिव चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो आप इनके साथ ताल्लुकात, उन नेगेटिव लोगों को छोड़ दें। तो दूसरों के लिए सबसे बेहतर, को चेंज करने से पहले उनको तब्दील करने की ज़रूरत होती है। और जी अगर आप बिल्कुल. खुद को चेंज नहीं कर सकते तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप उनको चेंज कर सकते। ठीक है। Yes, sir. दूसरी बात, आपकी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के वजूहात जाननी चाहिए कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा। अब हमारे इंस्टीट्यूट का सख्ती कहें या कमी कहें, आप जो भी कहें, हमारे इंस्टीट्यूट में इस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं किया। मुझे फाइनल ईयर तक पहुंचा, मैंने पूरे 5 साल में सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दी। Okay, sir. Please continue. Sir was telling us how to increase our confidence level. कॉन्फिडेंस। Yes. अच्छा। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल एक तो इस तरह होता है कि जो आपके इंस्टीट्यूट होता है, अगर वो सही मानों में आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करे, स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरी बात यह है, जो अगर कोई एक पर्सनल, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, तो कुछ टेक्निक कर सकता है, कुछ ऐसे तरीके यूज़ कर सकता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है। ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें जो हम समझते हैं, हमारे ख्याल में बाकी लोग भी हमारे बारे में उतनी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर से आप जितने भी, अगर कोई बंदा जितना भी लो कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आगे वाले को ये पता नहीं होता कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। Mm-hmm. तो हमें अवॉइड करना चाहिए कंपैरिजन, दूसरों के साथ हमें अवॉइड करना चाहिए कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करना छोड़ देंगे तो उसमें हम अपने आप को पहचानेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Yes, sir. Yes, बहुत आपने अच्छी बात ठीक है। की कि और stop. Yes, sir. स्टाफ अवॉइड कंपैरिजन विद अदर्स। Yes. अच्छा, मसला ये होता है कि हम चाहते हैं कि मैं आज ही शाम तक अपने कॉन्फिडेंस को इतना बिल्ड करूं कि सब है कि इसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इस तरह जी. नहीं होता। आप छोटे से स्टेप्स ले, आप छोटे से स्टेप से शुरू करें, जहाँ पे आपको लगता है कि इन इन जगहों पे जो है मेरी कमजोरी है, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लो,
तो आप स्लोली स्टेप्स शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाए। वक्त के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एकदम से इस तरह चीजें नहीं होती, आपने सुबह सोचा तो शाम को सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल सर, यस सर। ठीक है। और इस तरह नहीं होता कि आपकी जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगा। जब आप पास्ट के सक्सेसेस को सोचेंगे, पास्ट में आपने जो सक्सेसेस हासिल किए हैं, जैसे आपने इंटर टेस्ट पास किया था, किसी में आपने अच्छे मार्क्स लिए थे, मेट्रिक में आपका पोजीशन आया था, या आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे किसी भी क्लास में, तो आप उस पास्ट सक्सेस को याद करके फ्यूचर के लिए आप अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेशन के लिए जो आपका सक्सेस है उस पर आप सोचें। मसला ये होता है कि जिस बंदे का कॉन्फिडेंस लो होता है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एवेलुएट करता है बजाय पॉजिटिव हम्म। चीज़ों। हालांकि पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो जाती किसी की लाइफ से। हर इंसान की लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन बदबख्ती ये होता है कि नेगेटिव थिंकिंग में या लो कॉन्फिडेंस में बंदा उन नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है बजाय पॉजिटिव चीज़ों। तो आप हम्म। पास्ट के जो पॉजिटिव सक्सेसेस है उनको याद करके अपने आप को मोटिवेट। जो टेक्निक्स मैंने बताए हैं जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वाले, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाले, ये चीज़ें प्रैक्टिस करके भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसकी आपकी एंजाइटी कम होती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिस तरह मैंने बात की, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करें, आपकी ड्रेसिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी ड्रेसिंग है, आप अपने आप को जो है बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस से बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बेसिक चीज ये है कि आपकी एबिलिटीज क्या है, ठीक है, किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है। अब जब आप स्ट्रेंथ्स को पहचानोगे तो उस चीज पे काम करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। यस सर। बहुत, अगर आप एक अच्छी डिबेटर है और अगर ये चीज आप ढूंढी कि आप एक अच्छी डिबेटर है, तो आप उस स्ट्रेंथ को यूज करके, उस स्किल को, इस क्वालिटी को यूज करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा हर चीज में परफेक्ट हो। जाहिर सी बात है, हर इंसान की एक, ये आप जिस तरह आपने ट्रेड्स की बात की, हर इंसान के अंदर अपने ट्रेड्स होते हैं। कुछ लोगों में जो है कुछ ट्रेड्स ज्यादा एक्सप्रेस हुए हैं, कुछ लोगों में कुछ ट्रेड्स कम एक्सप्रेस हुए हैं। जी जी। ये चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, स्किल्स है, आप उस पर काम करके अपने को बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग लो कॉन्फिडेंस वाले जो है वो खुद को नेगेटिवली को एवेलुएट करते हैं, या वो ये देखते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे, कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कोई जो है मेरी शक्ल ऐसी है तो लोग कहेंगे मेरी शक्ल ऐसी है तो कोई ऐसा बोल रहा है। तो वो क्या करता है, उसकी पूरी फोकस अपने आप को नेगेटिवली वो क्या करता है, एवेलुएट करता है। जी इसको यस भी सर। अवॉइड करना चाहिए। फिर इंस्पायरेशन, बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप चीज़ों से आप इंस्पायर होती है। आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें, आप जाके लोगों को सुने, जो लोग जिन चीज़ों की आपकी ख्वाहिश है कि मैं इन चीज़ में अच्छा होता तो ये इस तरह होता तो बहुत ही अच्छा होता, आप इन चीज़ों के बारे में लोगों को सुने। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बाकी इंस्पायरेशनल चीज़ें हैं जो जिसे आप यूज़ करके अपने आप को यस क्रिएट कर सर। सकते यस सर, हमारे हैं। हमारे और मेडिकल कॉलेजेस में भी इसकी जरूरत है कि ऐसे सेशंस अरेंज किए जाएं बिल्कुल ओवरऑल मोटिवेशन से रिलेटेड इसका। बिल्कुल यस सर, तो ये बहुत जरूरत है कि बिल्कुल हम बिल्कुल। और स्किल्स को पहचानें। जी बिल्कुल। और अक्सर इस तरह होता है कि जो बंदा कर रहा है दूसरा बंदा भी उसी तरह कर रहा है। पहले फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर वाले जो कर रहे हैं, फोर्थ ईयर वाले उसी रास्ते पे चल रहे हैं, थर्ड वाले फोर्थ ईयर के रास्ते पे चल रहे हैं। जो एग्जैक्टली एक चीज एग्जैक्टली। ट्रेंड बन गई है सारी उसी पे है। अगर इनमें से एक बंदा न्यू न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करे, जैसे अगर किसी चीज में आप रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहती है जो पहले लोगों ने नहीं की थी, तो उन चीजों में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप मोटिवेट होते हैं कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर रहा, तो आप इसे एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप इसमें और अपने आप को जी। बेहतर कर सकते हैं। ये सारी इनिशिएटिव चीज़ें लें। इनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगर किसी को सोशल एंजाइटी है, जो जिसमें बंदा जो है वो लोगों को अवॉइड करता है, प्रेजेंटेशन को अवॉइड करता है, अगर किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, किसी को जो है फोबियाज है, ठीक है, तो वो के लिए तो फिर उसको ट्रीटमेंट लेनी है, उसके लिए उसको काउंसलिंग की जरूरत होगी, थेरेपीज की जरूरत होगी। तो वो तो फिर बहुत ज्यादा, अगर बंदे की कॉन्फिडेंस बिल्कुल है नहीं और वो जाके प्रेजेंटेशन की जगह पे खड़े होके
पसीना आना शुरू हो जाए, उसकी जो है वहाँ पे आवाज़ निकलना बंद हो जाए, तो उनको फिर सोशल एंजाइटी है या कोई दूसरी डिसऑर्डर है, उसको फिर उसका इलाज करना चाहिए, चाहे वो यस सर, वर्कअप करना चाहिए। साइकोथेरेपिस्ट अब से हो या मेडिकेशन। यस सर, अब लोगों का कंसेप्ट तो यही होता है ना कि ये डॉक्टर है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मसला होता है सोशल एंजाइटी का, और हम स्टिग्मा की वजह से ज्यादातर लोग नहीं जाते, प्रॉपर इसका चेकअप नहीं कराते, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। तो ये चीज हमें अपने अंदर से कम करनी चाहिए, हमें नहीं, आइडेंटिफाई। बिल्कुल यस सर, हमें बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना चाहिए ये जो देखो, भी हमारे अंदर कमजोरी, अगर कोई जी और हमें। बिल्कुल, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, सबसे पहले उसको जानना चाहिए अगर उसमें कोई इशू है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, उनको हम लोग मेडिकेशन तक नहीं देते, उनको बताते हैं कि चीज़ें नॉर्मल आती है, लाइफ में स्ट्रेस है, ये फलाना चीज़ है, ये फलाना चीज़ है, हम उसको कहते हैं इसको मैनेज करो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इसी के यहाँ पे आए हैं, वो चाहते हैं कि वो एग्जाम ना दे, परफॉर्मेंस जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी काउंसलिंग की, थोड़ी सी सपोर्टिव दी, थोड़ा सा मेडिकेशन दे दिया कुछ वक्त के लिए, वही लोग पास होके हमारे पास आते हैं कि हम तो जानना चाहते हैं, भागना चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से या बाकी लोगों की वजह से, डॉक्टर की वजह से हमें इतनी कॉन्फिडेंस मिली, एग्जाम भी पास कर दिया और अभी आउट ऑफ नेक्स्ट क्लास में हूँ। ओके सर, सर बहुत अच्छे से आपने ये बात एक्सप्लेन की है। सो ओवरऑल मैं समराइज करूंगी इसको बाय सेइंग कि नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर, एक आम इंसान के होने के नाते भी, मतलब हम अगर हमारा हम देखते हैं कि हमारा कोई फेलो परेशान है, वो बात नहीं कर रहा, वी अब हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि हम वी डोंट बॉदर टू आस्क फ्रॉम समवन फ्रॉम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़े दिनों बाद पता चले कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो वी विल फील बैड। तो और सर बहुत बिल्कुल लाइफ में बहुत ही छोटी छोटी सी बातें, हमने अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं किसी अच्छी जगह पे, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम उस सीन को अपने फोन में कैप्चर करें। वी जस्ट डोंट एंजॉय नेचर। Let us find magic in all the little things we have in our life. And mental health is not just this neat little issue you can put into a box. Your mental health is everything. And believe me, there is no greater honor than facilitating process of healing for someone. To reach out a hand to share the burden of someone's suffering. So I hope this session will be helpful for all of you guys, and I'm again thankful to you, Dr. Iqbal, for your precious time. Thank you so much.